हेलो फ्रेंड, आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे की तरफ से जो 32,000 प्लस पोस्ट आई हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए, उसी के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछली बार कितनी वैकेंसी थी और कितनी कट ऑफ किस जोन से गई थी। इस बार कहाँ कितनी वैकेंसी हैं, कितनी कट ऑफ जाने की ज़्यादा संभावना है, कौन सा जोन रिस्क जोन में है, यानी किसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और कहाँ से कट ऑफ कम रहेगी। इन सारी बातों पे चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेलवे की जो वैकेंसी हैं वो ग्रुप डी की, उनके फॉर्म 23 जनवरी 2025 से 22 फरवरी 2025 तक भरे जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को अपना फॉर्म फिलअप कर देना है। उसके बाद तैयारी की बात करें तो आगे हम देखते हैं कि क्या सिलेबस है। उससे पहले हम बात करें जैसे, तो ये सैलरी का स्ट्रक्चर एक तरह से दिया हुआ है, क्या सैलरी रहेगी इसके बारे में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट है और 32,438 पोस्ट हैं, जो बहुत जल्द ही आप देखेंगे कि पोस्ट बढ़कर इससे 2 गुना भी हो सकती हैं। बढ़ने के चांस इसलिए लग रहे हैं कि अभी आप एक नोटिस देखा होगा आपने भी, वहाँ लगभग 1500-1600 वैकेंसी हैं। तो वहाँ नोटिस जारी किया है रेलवे ने खुद ही कि यहाँ लगभग 7,000 के आसपास पोस्ट खाली हैं और आपने सिर्फ 1500 के आसपास वैकेंसी दी है। तो ऐसे में चांस हैं कि वैकेंसी 1 लाख तक भी पहुँच जाए, लेकिन अनुमानों के हिसाब से कहा जा सकता है कि वैकेंसी 2 गुना होने वाली है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी होती हैं उसमें लेवल 1 की सैलरी हमें मिलती है, लेवल 1 की ये पोस्ट होती है। सातवां जो पे कमीशन अभी हमारा चल रहा है, जो 2025 दिसंबर के लास्ट तक चलेगा, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बेसिक पे हमारा है 18,000। सब कुछ ठीक रहा, 8वां पे कमीशन अगर लागू हुआ तो जहाँ तक देखा जाए लोगों का जो तजुर्बा है उसके हिसाब से बेसिक पे जो है आपका मिनिमम 35 से 40,000 के बीच होने की संभावना है। अगर 35,000 भी हमारा बेसिक पे रहा तो ऐसे में हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा जो टोटल वेतन हमारे अकाउंट में आएगा। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहाँ टीए वगैरह ज़्यादा मिलता है, जैसे पॉइंट्समैन वगैरह है या और भी कोई है। अगर कोई भी आपको ऐसी पोस्ट मिलती है जहाँ अलाउंस वगैरह कम मिलते हैं, तब भी आप मान के चलिए कि आपका वेतन 50,000 प्लस ही जाएगा। और अगर वहाँ पर आपको अलाउंस वगैरह ज़्यादा मिलते हैं तो 75,000 80,000 तक भी आपका वेतन मिल सकता है। मिल सकता नहीं है, इसमें मिलेगा ही, क्योंकि जब तक आपकी वैकेंसी हो जाएगी, ज्वाइनिंग करेंगे, 2026 लग जाएगा। 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लागू होगा। 8वां पे कमीशन का गठन हो चुका है। अब क्या शर्तें, क्या मांग करता है 8वां पे कमीशन, क्या उसमें जो फिटमेंट फैक्टर है वो काम करेगा, तो ये सब चीज़ें अभी देखना बाकी है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो 18,000 जो बेसिक पे है, ये 35,000 से ऊपर जाने की पूरी संभावना है। सैलरी अहम रोल अदा करती है बच्चे को, स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, कि कैसे हमारा जो उसके एक आंतरिक एक मोटिवेशन प्राप्त होता है सभी विद्यार्थियों को, फिर उसमें लगाव आ जाता है पढ़ाई में। धीरे धीरे आप लोग वैसे ही मेहनत करेंगे, जब सैलरी अच्छी होगी तो आप सोचिए कि आपको पढ़ाई भी अच्छे से करना होगी। वैकेंसी कम है फिलहाल जो देखा जा रहा है, पिछली बार 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी थी, 2 करोड़ फार्म भरे गए थे। तो आइए हम चलते हैं उसी टेबल पर और देखते हैं किस जोन से कितनी कट ऑफ गई थी। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो ये रेलवे ग्रुप डी जो 2019 में वैकेंसी आई थी, जो कंप्लीट हुई थी 2022 में, जोन वाइज कट ऑफ इसमें दी गई है। आप सब आराम से चेक कर सकते हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा यही पीडीएफ, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। चंडीगढ़ की अगर बात करें तो अभी हम जनरल के बारे में ही चर्चा करेंगे, बाकी ओबीसी SC ST आप लोग देख सकते हैं। चंडीगढ़ जो हमारा नई दिल्ली जोन है, वहाँ से 70.98 यानी 71 कट ऑफ गई थी। रांची से भी 71 कट ऑफ गई थी, गुवाहाटी से 60, भुवनेश्वर से 66.49, अजमेर से 68, अहमदाबाद से 63, इलाहाबाद से 66, भोपाल से 66, कोलकाता से 69, पटना से 66, चेन्नई से 60.95 यानी 61, बेंगलोर से 66.32, मुंबई से 64, गोरखपुर से 69, बिलासपुर से 60, जबलपुर से 65, सिकंदराबाद से हमारी कट ऑफ गई थी 57.38। ये सारी कट ऑफ हैं। ये उस समय की कट ऑफ है जब 1 लाख वैकेंसी थी हमारे पास, और 2019 के बाद 2022 में भर्ती फाइनल हुई थी। 3-4 साल का गैप हो गया था, फॉर्म 2 करोड़ भरे गए थे। कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, उसके बाद कितने लोग
एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं, तो उसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। इसी क्रम में अगर हम आगे देखें कि किस ज़ोन से किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, कौन सी पोस्ट आपके लिए बेहतर है, तो वीडियो में बने रहिए। आइए अगली स्लाइड में हम इसी बात के ऊपर चर्चा करते हैं। इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एक स्लाइड है, इसमें टोटल वैकेंसीज तो आपकी दी गई हैं जो 32,438 हैं। किस पोस्ट के लिए कितनी सीटें किस जोन में हैं, सारी इसमें डिटेल्स वाइज आपको दिया गया है। जैसे सबसे पहले आप सीरियल नंबर में देखेंगे तो SWR जो हुबली हमारा है, टोटल 503 वैकेंसी हैं। उसके बाद आप येलो कलर से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट्समैन बी है, 165 वैकेंसी इसमें है। असिस्टेंट SNT जो आता है उसकी 11 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट वर्कशॉप की हमारी 34 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट ब्रिज की 2 वैकेंसी हैं। ये सारी पोस्टें आपकी इसी क्रम में दी गई हैं। अब इसमें आपको प्रेफरेंस कैसे भरना है, कौन सी पोस्ट अच्छी है, किस में काम कम है, किस में हम तैयारी कर सकते हैं, किस में प्रमोशन ज़्यादा है, किस में अलाउंस ज़्यादा है, तो इस सारी बातों की अगर हम चर्चा करें तो जिस क्रम में ये लगाया गया है वो आपकी सुविधा के हिसाब से ही इसको सेट किया गया है। यानी पॉइंट्समैन जो आपका बी है वो एक बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है रेलवे ग्रुप डी में। उसके बाद असिस्टेंट SNT हो, चाहे वर्कशॉप हो या ब्रिज हो या वैगन वाला हो, डीजल लोको शेड वाला हो, इलेक्ट्रिक लोको शेड वाला हो, जितने भी इस तरह से एक क्रम में लगाया गया है, इसी हिसाब से इसको सजाया गया है ताकि आप इसी हिसाब से अपने क्रम में बेहतरीन पोस्टों को फर्स्ट प्रेफरेंस पे भर सकें। सबसे लास्ट में आप देखेंगे कि ट्रैक मेंटेनेंसर है। जो ट्रैक मेंटेनेंटर होते हैं वो काफ़ी उनको मेहनत का काम होता है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हर एक समय उनको वहाँ पर दिन हो या रात हो लगे रहना है। कभी भी आपको ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है, बहुत मेहनत का काम है। अलाउंस वगैरह भी इतने ज़्यादा इसमें नहीं मिलते हैं, केवल एक रिस्क अलाउंस अलग से मिलता है। बाकी सारी चीज़ें जैसे पॉइंट्समैन में देखें तो आपको TA मिलेगा, असिस्टेंट वर्कशॉप वगैरह में देखें या ब्रिज वगैरह में देखें तो आपको एक्स्ट्रा जो अलाउंस वगैरह मिलते हैं जिसको ट्रेवल अलाउंस बोलते हैं, उससे आपकी वैकेंसी उससे जो आपकी सैलरी है वो बहुत बढ़ जाती है। जैसे अभी ट्रैकमैन की आप देखेंगे तो मान लीजिए 30,000 से 35,000 के बीच में नई ज्वाइनिंग के बाद सैलरी आ रही है। वहीं आप पॉइंट्समैन में या ऐसे ही जिसमें TA मिलता है ऐसी पोस्ट को देखें तो 50,000 प्लस उनकी सैलरी बन के जा रही है, 18,000 बेसिक पे के हिसाब से। और जब ये 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा तो ऐसे में 35,000 भी अगर आपका बेसिक पे हो गया तो सैलरी पॉइंट्समैन की बढ़कर चली जाएगी 70 से 80,000 के बीच में, जो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है आपके लिए। ये आपको मोटिवेशन भी देगा, आपको ज़िंदगी को सुखपूर्ण भी बनाएगा। सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो सारी जो वैकेंसीज़ हैं किस पोस्ट के लिए हैं उसी क्रम में इसको रखा गया है, आप इस हिसाब से इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। उसके बाद इसी में अहम बात करें तो कुछ लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस भरने में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। जैसे कि पॉइंट्समैन बी मान लीजिए आपने भर दिया और आपका सिलेक्शन भी हो गया। कुछ पोस्टें ऐसे होती हैं जैसे कि मान लीजिए हुबली की कट ऑफ गई है, जनरल की 70, आपने मान लिया कि 70 कट ऑफ गई है, 70 से ऊपर आपका नंबर है अगर जो आप एग्ज़ाम में बैठे हैं CBT में, तो आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा। लेकिन आपको उसी के हिसाब से जो प्रेफरेंस फर्स्ट चॉइस पर जिसमें लोगों ने रखा है, जैसे पॉइंट्समैन है तो 70 पे हो सकता है आपको पॉइंट्समैन ना मिले, उसके लिए आपको ज़्यादा नंबर लाने की ज़रूरत होगी। हो सकता है पॉइंट्समैन की कट ऑफ जाए 90, 85 जाए। जो और बेहतर पोस्ट होती हैं जो फर्स्ट प्रेफरेंस पे जो अभ्यर्थी रखते हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस नंबर के हिसाब से मिल जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अच्छी प्रेफरेंस, अगर अच्छी नौकरी चाहिए तो उसके लिए आपको नंबर लाना ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के हिसाब से आपको प्रेफरेंस जो है पोस्ट वाली मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो आपको नौकरी तो मिल जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके नंबर है मान लीजिए 90, आपको पॉइंट्समैन भी मिलना चाहिए, हर एक तरफ से आप एलिजिबल हैं, सारी चीज़ें आपने मेडिकल वगैरह में, लेकिन जब लास्ट में नंबर आता है तो इनके लिए मेडिकल का भी एक क्राइटेरिया होता है। कहीं A1 क्वालिटी का मेडिकल मांगा जाता है, कहीं A2, कहीं B1, कहीं B2, कहीं C1, कहीं C2। आप लोगों की मेडिकल की स्थिति जो है उसी के हिसाब से भी आपको प्रेफरेंस देना है। तो इसी वीडियो में अगली हम स्लाइड में बात करेंगे कि कौन कौन सा मेडिकल किस कैटेगरी के लिए, किस कैटेगरी का मेडिकल आपको ज़रूरी होता है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं। इस स्लाइड में अगर हम देखें तो इसमें डिपार्टमेंट दे रखे हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड दे रखा है कैसा आपको चाहिए, तो ये आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको प्रेफरेंस भरना है। जैसे असिस्टेंट SNT ये है,
डिपार्टमेंट है इसका, S&T इसको बोलते हैं। और इसका सब डिपार्टमेंट भी होता है, जैसे सिग्नल पे आपको असिस्टेंट बना दिया जाएगा, वर्कशॉप पे, ये प्रोडक्शन यूनिट पे भी आपको भेज दिया जाएगा। तो इसमें C1 और B1, सिग्नल वाले के लिए आपको B1 चाहिए। B1 में होता ये है कि आपका जो आई साइड है वो B1 कैटेगरी की होनी चाहिए। B1 कैटेगरी में आता ये है कि आप बिना चश्मे के, बिना किसी गिलास लगाए, बिना सर्जरी के, बिना लेंस के आपको 6/6 एक आँख का और दूसरी आँख का 6/9 आपको दिखना चाहिए। ये विजिबिलिटी होती है जो एक स्टैंडर्ड होता है, उसके हिसाब से आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप में किसी तरह की विकलांगता नहीं होनी चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन इसके अलावा B1 के अलावा अगर आप C1 या C2 देखें या B2 भी देखेंगे आप, तो आप बहुत सारी चीज़ों में देखेंगे कि ये सारी चीज़ें आप चश्मा लगाकर भी कर सकते हैं। जहां आपको B2 या C1 या C2 ये चीज़ें मिल रही हैं, तो आप उसको प्रेफरेंस पहले दे सकते हैं, वो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर हो जाएगा। अगर आप चश्मा भी लगाते हैं, लेकिन चश्मा लगाने के बाद आपकी विजिबिलिटी 6/6 हो जानी चाहिए, और आपको जो नाइट कलर विज़न, नाइट विज़न, इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होंगी, तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर हो जाएगा। सबसे जो मेन काम होता है वो आपका B1 और A1 या A2 मेडिकल जो स्टैंडर्ड होता है, आप उसके अंदर बिना चश्मे के आपको 6/6 दिखना चाहिए, साफ क्लियर होना चाहिए सारी चीज़ें, तब आप इसको फर्स्ट प्रेफरेंस में भरें। अगर आपका मेडिकल में किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप ऐसी B1 या A1 A2 कैटेगरी को, खासकर A1 या A2 वाली को आप बिल्कुल फर्स्ट चॉइस पे ना रखें। ऐसा कई बार हुआ है, कई लोगों के साथ हुआ है कि उनको अच्छी प्रेफरेंस मिल गई है जो फर्स्ट चॉइस थी, लेकिन बाद में मेडिकल में उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या आता है, क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सारी चीज़ों के बारे में। आइए उसी स्लाइड पर हम चलते हैं। ये जो हमारी स्लाइड है ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर है, कैसे कैसे क्या क्या होता है, इसको सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो कैंडिडेट सभी को पता है कि एग्ज़ाम CBT मोड होता है, ये यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे होगा, पेपर पे आपका नहीं होगा। सबसे पहले देखेंगे तो आप फॉर्म भरने के बाद आप CBT देंगे, उसके बाद PET जो आपका फिजिकल टेस्ट होता है वो देंगे, उसके बाद DV होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। ये 4 बार आपका एक तरीके से समझिए एग्ज़ाम है। पहले CBT, उसके बाद PET, DV, मेडिकल के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। इसमें सब लिखा हुआ है कि RRB आपको SMS और ईमेल के माध्यम से सारी चीज़ें आपको बार बार दिखाता रहेगा। जैसे ही हम सिलेबस की बात करेंगे, तो सिलेबस में आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा CBT एग्ज़ाम होगा वो 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। अगर आप विकलांग वगैरह नहीं हैं तो PWD कैंडिडेट को 120 मिनट मिलेगा। बाकी जो नॉर्मल जनरल आदमी होते हैं उनको 90 मिनट यानी 1.5 घंटा टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन इसके अंदर आपको दिए जाएंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन में 25 नंबर आपका साइंस का होगा, जो बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, नौकरी दिलाने में सबसे अहम योगदान अदा करेगा। मैथमेटिक्स के 25 नंबर हैं आपको। जनरल रीजनिंग जो होगा आपका 30 नंबर का होगा, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आपको कुल मिलाकर 20 नंबर का दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको, जब इन्होंने मैट्रिक लेवल से वैकेंसी आई हैं, या तो आपके पास मैट्रिक होना चाहिए, मैट्रिक पास हो या ITI पास हो, तो आपको पढ़ना भी उसी लेवल का है। ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन की बहुत बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें वहीं टाइम वेस्ट कर दिया आपने। तो ये सारी चीज़ों से आपको बचकर तैयारी के लिए एक सटीक नज़रिया रखना है अपना। और ये जो एग्ज़ाम आपका CBT होगा, इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग भी होगी। यानी कि अगर आपने एग्ज़ाम के दौरान 3 क्वेश्चनों का गलत आंसर दे दिया तो आपका जो एक सही हुआ है वो भी आपको गंवाना पड़ेगा इसमें साथ में। ऐसे ही होता है 1/3 की माइनस मार्किंग जिसको बोलते हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में आपको नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ से लेकर यहाँ तक मैथ की दी गई हैं। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो ये रीजनिंग के चैप्टर दिए गए हैं। जितने भी लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर दिया है, मैं उनको एक अहम बात बताना चाह रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, जो चैप्टर लिखे गए हैं, उनको आप 1 से लेकर 1000 बार कितनी भी बार पढ़िए, लेकिन इससे बार फालतू की चीज़ें मत पढ़िए। इसी के अंदर से प्रैक्टिस करते रहिए। एक बार अगर कंप्लीट हो जाए, 2 बार करिए, 4 बार करिए, 10 बार करिए, 1000 बार करिए, लेकिन इससे बाहर एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िए। फालतू के चक्कर में आप मोटी मोटी किताबें लेके पढ़ेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा टीचर आप अपना देख लीजिए,
जिसका पढ़ा है हुआ आपको समझ आता हो ऐसे टीचर से पढ़िए। खुद भी अपनी पर्सनल जो सेल्फ स्टडी होती है, सेल्फ स्टडी करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, बार बार लगाइए, 1000 बार लगाइए, लेकिन इससे बाहर आपको बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने हैं। उसके बाद में हम देखें तो ये जनरल साइंस का सिलेबस है, जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड लेवल का आएगा। सीबीएसई यानी कि इनका कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी में जो 9th-10th का सिलेबस है, या 6 से लेकर 10 तक का मान लीजिए, 10th से ऊपर का कोई सिलेबस नहीं आएगा। तो आपको जो एनसीईआरटी की बुक लेनी है 9th-10th वाली, आप बुक लेके पढ़ सकते हैं। जनरल साइंस जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस एनसीईआरटी लेवल का आपका क्लास 10th तक का ही आएगा, उससे ऊपर का आपका नहीं पूछा जाएगा। तो बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ें आपको इसमें भी नहीं पढ़नी है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। पिछली बार के मुकाबले क्वेश्चन थोड़ा टफ आने की पूरी संभावना है, क्योंकि वैकेंसी कम है। उसके अलावा आपको आएगा करंट अफेयर्स में, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अभी क्या हुआ है, स्पोर्ट्स एंड कल्चर में क्या हुआ है, पर्सनैलिटीज़ किसको कहाँ का क्या चुना गया है, सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। उसके अलावा इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें थोड़े थोड़े क्वेश्चन इससे भी आएंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आप आ जाएंगे पीईटी पर। पीईटी में होता ये है कि आपको 2 तरह की रनिंग होगी। एक तो आपको 45 किलोग्राम वज़न का एक बोरी वगैरह जो भी रखी होगी, उसको उठाना है खुद से, कांधे पे रखिए, सर पे रखिए, लटका के लेके जाइए। 2 मिनट के अंदर 100 मीटर तक आपको उसको लेकर चलना है। एक चांस मिलेगा, दोबारा कोई चांस नहीं मिलेगा। तो ये आपको एक चांस मिलेगा, 35 किलो वज़न लेकर 2 मिनट में 100 मीटर दूर जाना है। उसके अलावा 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 1 किलोमीटर की रनिंग भी पूरी करनी है। ये मेल कैंडिडेट के लिए है। फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें, इधर लिखा हुआ है फीमेल कैंडिडेट का, तो यहाँ पर फीमेल्स को जो है 20 किलोग्राम वज़न लेकर 100 मीटर जाना है 2 मिनट में, और 1 किलोमीटर की रनिंग इनको भी करनी है 5 मिनट 40 सेकंड में। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आइए हम बात करेंगे कि कहाँ से कितनी कट ऑफ पिछली बार गई थी, वो आप देख चुके हैं। इस बार कहाँ से लो कट ऑफ रहने के चांस हैं और कहाँ से हाई कट ऑफ रहने के चांस हैं, कौन से वार्निंग जोन है, कौन से आपके सेफ जोन है, इन्हीं बारे में हम बात करते हैं। सारी वैकेंसी आप देख चुके हैं, आपको ये भी पता है और आप खुद भी सोच सकते हैं कि वैकेंसी बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है, हो सकता है वैकेंसी डबल भी हो जाए। ये आरआरबी सिकंदराबाद है, जो हमेशा लो कट ऑफ में रहता है। इस बार भी 1642 सीटें यहाँ पर टोटल दी गई हैं, तो आप मान सकते हैं कि यहाँ भी कट ऑफ कम ही रहेगी। हो सकता है कि 1-2 नंबर पिछली बार से बढ़ जाए, लेकिन उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी। एप्लीकेशन चाहे फॉर्म कितने भी भरे जाएं, कट ऑफ लगभग उसी के आसपास रहनी है जो पिछली बार है। उसका सबसे मुख्य कारण यही है कि पिछली बार अगर वैकेंसी ज़्यादा थी तो पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा लो टू मॉडरेट था। इस बार जो क्वेश्चन पेपर है वो मॉडरेट टू हाई जाएगा। पेपर का पैटर्न वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन जो है थोड़े टफ लेवल के पूछे जाएंगे, इसीलिए कट ऑफ वहाँ की वहाँ रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। 1 या 2 नंबर बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सेफ जोन में आप इसको कह सकते हैं कि हाँ ये सेफ जोन है। इसके बाद हम बात करें रेलवे कोलकाता। कोलकाता में इस बार ठीक ठाक वैकेंसी आप देख सकते हैं। रेलवे कोलकाता जो है, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, 2 जोन है कोलकाता में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1044 वैकेंसी दी गई हैं, जो कि बहुत कम वैकेंसी हैं। ऐसे में आप इसको खुद ही समझ सकते हैं कि हाई कट ऑफ जाने की पूरी पूरी संभावना लग रही है। उसके बाद हम बात करें प्रयागराज, जो कट ऑफ आप समझ ही सकते हैं पिछली बार से भी यहाँ इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, हाई कट ऑफ जाने के पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि वैकेंसी कम है। हाजीपुर में भी वैकेंसी कम है, 1251 टोटल वैकेंसी हैं। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कट ऑफ हाई जाने के चांस हैं। आरआरबी मुंबई, मुंबई में 2 जोन है, दोनों जोन्स में लगभग भयंकर भर्ती है एकदम। 3244 तो आपका सेंट्रल रेलवे मुंबई में है, यहाँ से कट ऑफ कम जाने के, मीडियम कट ऑफ जाने की संभावना है। इसको आप ना तो ज़्यादा हाई बोल सकते हैं ना लो बोल सकते हैं, ये एवरेज में रहेगा एकदम। आप अगर एवरेज नंबर लाने के लायक हैं तो आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा इसके बाद देखेंगे तो एक और कोलकाता ईस्टर्न रेलवे है, 1817 वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, कट ऑफ ज़्यादा जाने की पूरी पूरी संभावना है। उसके बाद हम देखेंगे गुवाहाटी, 2048 वैकेंसी हैं।
ये थोड़ा लो कट ऑफ में रह सकता है क्योंकि पिछली बार भी लो कट ऑफ में रहा था ये। जनरल की कट ऑफ लगभग 60 के आसपास थी और ओबीसी 53-54 नंबर जो भी था, बहुत कम कट ऑफ पिछली बार भी रही थी, इस बार भी कट ऑफ कम रहने की संभावना है। वैकेंसीज आप देख सकते हैं कि थोड़े बहुत दिन में बढ़ जाएंगी। ये रहा सबसे हाई कट ऑफ जोन में से एक जोन, 1370 वैकेंसी है गोरखपुर में, बहुत कम वैकेंसी हैं और पिछली बार भी कट ऑफ ज़्यादा गई थी, इस बार भी कट ऑफ पूरी ज़्यादा जाने की संभावना है। आरआरबी चेन्नई हमारा एकदम सेफ जोन में हम इसको कह सकते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ये नीचे से अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो जो सबसे कम कट ऑफ वाले जो जोन होंगे उसमें आरआरबी चेन्नई आपको देखने को मिलेगा। नई दिल्ली जो सबसे हाई कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है, अगर पहले नंबर पर हाई कट ऑफ नहीं रही तो सेकंड कट ऑफ यहीं पर हाई रहने की संभावना पूरी है। वैकेंसी बढ़ जाएंगी वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी कट ऑफ अभ्यर्थी ज़्यादा रहते हैं और तैयारी एरिया में, इस एरिया में अच्छी खासी कोचिंग वगैरह सारी चलती हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाने की पूरी संभावना है। इसके बाद अगर हम फिर देखें तो बिलासपुर आएगा, मीडियम एवरेज मान लीजिए यहाँ से कट ऑफ रहेगी, एवरेज कट ऑफ में इसको रख सकते हैं। भुवनेश्वर 964 वैकेंसी हैं, लो कट ऑफ में इसको रखेंगे, एवरेज से नीचे ही इसकी कट ऑफ जाएगी। जबलपुर की एवरेज में रहेगी कट ऑफ, बहुत कम भी जाने की संभावना नहीं है, बहुत ज़्यादा जाने की संभावना भी नहीं है। आरआरबी हुबली इस बार वैकेंसी कम है तो हो सकता है कट ऑफ बढ़ जाए, एवरेज में इसको मान सकते हैं। चेन्नई और उसके अलावा जैसे हम देखेंगे अभी एक और जोन आने वाला है, ये जयपुर है, जयपुर में हाई कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है, 1433 वैकेंसी हैं और एक बेहतरीन जोन कहलाता है। आरआरबी मुंबई में यहाँ से भी कट ऑफ कम जाने की संभावना है, दोनों मुंबई में एवरेज से नीचे ही कट ऑफ रहेगी जहाँ तक भी है, क्योंकि दो जोन हैं और दोनों जोनों की लगभग 4000 से ऊपर वैकेंसी है, 9000 के आसपास टोटल वैकेंसी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो मुंबई में है, दोनों जोन की मिलाकर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 जोन हुए हमारे मुंबई वाले, उसके अलावा एक जोन हमारा रहा चेन्नई वाला, तीसरा हमारा एक जोन रहा भुवनेश्वर वाला, यहाँ से कट ऑफ कम रहने की संभावना है। एक हमारा जोन रहा गुवाहाटी, यहाँ से भी कट ऑफ कम रहने की संभावना है। उसके बाद चेन्नई, मुंबई और हमारा ये कोलकाता तो ज़्यादा कट ऑफ हाई नहीं, कम नहीं रहेगी, यहाँ पर हाई कट ऑफ रहने की संभावना है। तो ये बहुत सारे जोन हैं ऐसे जिसमें कट ऑफ कम रहने की संभावना है। मुंबई हुआ अपना, चेन्नई हुआ और उसके बाद गुवाहाटी हुआ, ये सारी यहाँ कट ऑफ कम जाने की पूरी संभावना है। उसके बाद हम देखें तो जैसे हम बात करेंगे सिकंदराबाद, अगर इसमें मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई है तो मैं दोबारा बताना चाहता हूँ। सिकंदराबाद जो लो कट ऑफ वाले जोन हैं, चेन्नई और सिकंदराबाद जो सबसे लो कट ऑफ नीचे वाले क्रम में, ये दोनों जोनों में से कोई ना कोई एक जोन आपको देखने को 100% मिलेगा। कट ऑफ चाहे कितनी भी जाए, चेन्नई और सिकंदराबाद हमेशा से नीचे रहे हैं और इस बार भी आपको नीचे से ही ये कट ऑफ में दिखेंगे, इसलिए ये एकदम परफेक्ट जोन है, यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस वगैरह, सारी नौकरी चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, टीचिंग वगैरह की कोई भी आपकी जॉब वगैरह आती हैं, सारी चीज़ों की जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो पाते रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके मन में कोई डाउट हो, किसी तरह की कोई समस्या हो, सुझाव आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।